Hello everyone, welcome back to yours Arman classes. Student, please do subscribe our channel and press the bell icon for upcoming notifications. Student, हम आपको करवा रहे थे वीडियो लेक्चर्स फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ JKSSB। तो स्टूडेंट, आज से जो है मैं आप स्टार्ट कर रही हूँ आपकी MCQ सीरीज़ को। तो आज जो मैं पहला जो लेक्चर लेके आई हूँ स्टूडेंट, वो लेके आई हूँ मैं ज्योग्राफी के MCQs के ऊपर। तो आप जो आपको सर देंगे, वो सर आपको टॉपिक वाइज लेक्चर देंगे आपको, और मैं जो आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगी वो मैं आपको MCQs बेस पे करवाऊँगी। सब मतलब जो भी आपके कंपोनेंट्स JKSSB के सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको MCQs करवाऊँगी। तो आज जो मैं स्टार्ट करने चाह रही हूँ वो है ज्योग्राफी का टॉपिक। तो आज हम ज्योग्राफी के रिलेटेड 20 MCQs करने वाले हैं। स्टूडेंट, ये जो 20 MCQs मैं आपको करवाने वाली हूँ, ये कम से कम आपके 40+ MCQs बनने वाले हैं, क्योंकि हम इससे बेसिक जो हैं, बेसिक तरीके से जो है हम इसे करने वाले हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं, और जो इनके ऑप्शंस होंगे हम उनको भी अच्छे से जो है मैं आपको एक्सप्लेन करवाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी MCQ सीरीज़ को। तो जो हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट की है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज़ एन इमेजिनरी। जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो क्या है स्टूडेंट? मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि मैग्नेटिक मेरिडियन एक्चुअल में है क्या। स्टूडेंट, एक अर्थ है, और आपको पता है ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से जो एक इमेजिनरी लाइन है जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक साउथ पोल से जो है ज्वाइन करती है इनसाइड फ्रॉम द अर्थ, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और स्टूडेंट, ये क्या है? ये एक वर्टिकल प्लेन है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है वर्टिकल प्लेन। मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन। ओके, तो इसका सेकंड जो है वो है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट फाउंड इन द स्काई इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। जो एडवांस सनराइज होता है और डिले जो सनसेट होता है जो हमें स्काई में दिखता है, वो किसकी वजह से दिखता है, वो किस फिनोमेना की वजह से दिखता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। ये जो होता है ये रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है। जो हमें ऐसा दिखता है स्काई में वो इसकी वजह से होता है। और स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट है वो इसकी वजह से होती है क्योंकि जो सनलाइट है जो वो ट्रैवल करती है वैक्यूम ऑफ स्पेस से अर्थ एटमॉस्फेयर पे। तो स्टूडेंट, वो डिफरेंट मीडियम में जो है ट्रैवल करती हुई हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे पहुंचती है। तो जब वो अलग अलग मीडियम में जो ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड भी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन होती है सनलाइट की। ओके स्टूडेंट, उसके बाद कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो स्काई का जो ब्लू कलर है वो जो किस फिनोमेना की वजह से होता है, तो किस फिनोमेना की वजह से हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखता है? अगर आप कैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको ये MCQs 20 करवा रही हूँ, लेकिन मैं आपको इन 20 MCQs में भी आपके 50 MCQs बना दूंगी। तो प्लीज़ आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको ये बहुत ही आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है, क्योंकि हम इसमें जो है आपके जो ऑप्शंस हैं उनको भी अच्छे से जो है जो हम इसको मैं आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो हमें स्काई जो है, मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे अगर इस तरह से क्वेश्चंस आ जाए कि आपका स्काई का जो ब्लू कलर है वो किसकी वजह से दिखता है, और वो बहुत से एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ये इसकी स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट की वजह से जो है ये जो है स्टूडेंट, ये होता है डिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट की वजह से। जो सनलाइट की डिफ्रैक्शन होती है उसकी वजह से जो हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है। और उसका वजह क्या होता है कि स्टूडेंट, जो सनलाइट होती है ना, जो वो हमारे एटमॉस्फेयर को हिट करती है, तो जो कलर होते हैं ना जिनकी हायर वेवलेंथ होती है, तो वो ईजिली पास कर जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से। और जो कलर होते हैं जिनकी बहुत कम वेवलेंथ होती है, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट, वो डिफ्रैक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे स्कैटर हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जैसे ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम है। ठीक है, उसकी हायर वेवलेंथ नहीं है, उसकी लोअर वेवलेंथ है। इसकी वजह से क्या है, वो
डिफ्रैक्ट हो जाती है, उसकी वजह से वो पूरे स्काई में स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर में दिखता है। अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका आंसर जो होगा वो होगा डिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, इसका बी आंसर है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इफ द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स देन व्हाट इज द पॉइंट एट विच सन इज लोकेटेड कॉल्ड। वो पॉइंट जहाँ पे सन लोकेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट उसे हम कहते हैं फोकस, उसे हम फोकस कहते हैं। तो स्टूडेंट जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ओवल शेप में, ऐसे राउंड शेप में नहीं, ओवल शेप में, जब कोई ओवल शेप में उसको उसके आसपास घूमता है ना, तो उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, उस ओवल शेप पाथ को हम कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। जिस तरह से जो प्लैनेट है ना स्टूडेंट, वो सन के आसपास घूमते हैं, जैसे प्लैनेट के आसपास मतलब जो प्लैनेट है वो सन के आसपास घूमते हैं, उसी तरह से सेम क्या होता है, जो प्लैनेट है उनके आसपास उनकी सैटेलाइट्स घूमती हैं। तो जो डिस्टेंस होता है ना, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कभी आपसे पूछ लिया जाए कि द पॉइंट एट विच सनलाइट इज फॉरदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, ओके, सैटेलाइट्स जहाँ से अर्थ से दूर हैं, उसे उस एलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसको हम क्या कहते हैं? उसके एलिप्टिकल ऑर्डर को क्या मतलब उस एलिप्टिकल ऑर्बिट को क्या हम कहते हैं? जहाँ पे जो प्लैनेट के आसपास जो है वो सैटेलाइट घूम रही है। तो स्टूडेंट आप याद रखना, कभी आपसे इस बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको कहते हैं एपोजी, एपोजी कहा जाता है उसे स्टूडेंट, ठीक है। ओके, और इसके साथ अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन्स टू सीजन आर ड्यू टू। जो वेरिएशंस होती हैं, आपने देखा होगा सन की जो वेरिएशंस होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? आपने देखा होगा कि स्टूडेंट क्या होता है कि सर्दियों में हम कहते हैं कि रातें बहुत लंबी होती हैं ना, रात बहुत लंबी हो जाती है और दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, और इस तरह से सीज़न टू सीज़न वेरी करता रहते हैं। हमारे जो दिन रात हैं, डे एंड नाइट्स जो हैं हमारे वेरी करते रहते हैं। वो एक्चुअल में किसकी वजह से होता है? तो वो स्टूडेंट जो एक्चुअल है वो किसकी वजह से होता है? वो एक्चुअल में होता है किसकी वजह से? वो होता है रिवोल्यूशन ऑफ द सन ऑन ए टिल्टेड एक्सिस। ओके, टिल्टेड एक्सिस की में जो रिवॉल्व करती है अर्थ अराउंड द सन, उसकी वजह से जो है इसका जो वेरिएशन होती है। तो इसका आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज लीस्ट मास। कौन सा हमारा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसका सबसे कम मास है? तो स्टूडेंट वो है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बारे में अगर आपसे और तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है कि आपसे ये पूछा जा सकता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है? मर्क्यूरी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि क्लोजेस्ट टू द सन कौन सा है, कौन सा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा क्लोज है सन के, तो इसका भी आंसर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? वो होगा मर्क्यूरी। और जो आगे हम करेंगे सिक्स क्वेश्चन, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। जो ट्विंकल करते हैं स्टार, हमें चमचमाते हुए स्टार जो हमें दिखते हैं, वो किसकी वजह से दिखते हैं? तो स्टूडेंट वो हमें दिखते हैं किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखते हैं हमें। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे ऑफ कर लेना, यहाँ पे ऑफ है। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट की एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो लाइट रेज होती है ना, ये पास करती है एटमॉस्फेयर पे, और डिफरेंट लेयर से जो है ये पास होते हुए आती हैं। ओके, मतलब डिफरेंट लेयर से जो है ये पास होके आती हैं। और आपको पता है जब ये स्टारलाइट हमारी आंखों में पड़ती है ना, तो ये चेंज होती रहती है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रैवल करती आती है तो डिफरेंट लेयर से ट्रैवल करती है एयर की, और जिसकी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होती है। और जब ये हमारी आंखों को ऐसे, जब हमारी स्टारलाइट हमारी आंखों में पहुंचती है तो ये कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें दिखता है कि स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं। तो इसकी जो मेन जो वजह होती है वो यही है। ओके, तो इसकी मेन वजह क्या है? एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन स्टारलाइट। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। In the earth atmosphere, which of the following have the property of absorbing the heat and contribute to the warming of atmosphere? अर्थ एटमॉस्फेयर में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है
जो एब्जॉर्ब करती है हीट को और कंट्रीब्यूट करती है वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर पे। तो स्टूडेंट ये जो है, ये इसका जो आंसर है ना वो है आपका सूट एंड वाटर वेपर, सी एंड डी। इसका जो आंसर है वो है सी एंड डी। सूट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो सोचेंगे कि सूट होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ सूट क्या होता है। सूट स्टूडेंट, कभी भी आपने लकड़ी जलाई होगी घर पे तो उसके जो एशेस बचते हैं ना, जो एशेस बचते हैं वो इसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सूट उसी को कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सी एंड डी ओनली। तो इसका आंसर है सूट एंड वाटर वेपर, ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है? जैसे जैसे हम इन डेप्थ इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ के डीप जाते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर क्या फॉल करता है? हाँ, टेम्परेचर फॉल करता है। प्रेशर फॉल करता है? यस, प्रेशर भी फॉल करता है। टेम्परेचर राइजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ? टेम्परेचर राइज नहीं करता बल्कि टेम्परेचर कम होता है। जितनी हम डीप जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही कम होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी स्टूडेंट। इसका आंसर होगा डी, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉल्स विद इंक्रीजिंग डेप्थ। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर जो था, इसका ऑप्शन था डी। उसके बाद है 49th पैरेलल इज द बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज। विच टू कंट्री? कौन सी दो कंट्री के बीच जो बाउंड्री है जिसे हम कहते हैं 49th पैरेलल, उसे हम कहते हैं यूएसए एंड कनाडा। ओके, यूएसए और कनाडा के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं 49th पैरेलल, ओके। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ओके। ये फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। सबसे पहले तो हम बैरन आइलैंड के बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है, ओके। स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि बैरन आइलैंड जो है वो लोकेटेड है आपके अंडमान सी में, ओके। और ये ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और उसके साथ जो आपकी ये सुमात्रा और म्यांमार के बीच में जो भी आपकी वॉल्केनो चेन है ना, उसकी सुमात्रा और म्यांमार के बीच में जितनी भी वॉल्केनोस है ना, उसमें ये इकलौता वॉल्केनो है जो एक्टिव वॉल्केनो है, ओके। ये एक इकलौता है। तो इसका जो फर्स्ट है द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो एलोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ निकोबार, ये गलत है स्टूडेंट। जो बैरन आइलैंड है ना वो 138 किलोमीटर है नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। किसके नॉर्थ ईस्ट में है? ये पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ ईस्ट में है, ओके। उसके बाद द लास्ट यहाँ पे बताया गया, द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस दैन। आज तक वो इनएक्टिव है और 1991 में वो इरप्ट हुआ था। स्टूडेंट, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप 2005 की बात करें तो ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ था अगस्त 24 अगस्त को 2005 में। 24 अगस्त 2005 को ये इरप्ट हुआ था। उसके अलावा ये भी कहा कुछ जगह पे मैंने पढ़ा है कि कहा जाता है कि जब सुनामी आई थी 2004 में तभी ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, ठीक है। तो स्टूडेंट, जो इसका आंसर है वो है सिर्फ ओनली वन, सिर्फ इसका पहला स्टेटमेंट ही ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट दो हैं वो गलत हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हम करते हैं ऑयल इज़ फाउंड इन पेट्रोलिफेरस रॉक। इसमें पर जो है रॉक में जो है ऑयल जो है हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कौन सा स्ट्रक्चर है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है एक आइडियल ट्रैप, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, फॉल्स स्ट्रक्चर, सिंक्लाइनल स्ट्रक्चर और एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो है एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर जो है वो एक आइडियल डेमोन्स्ट्रेट करता है आइडियल ट्रैप को। तो इसका आंसर है डी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या है, ऐसे ना कनकेव रूफ जो होते हैं, ऐसे कनकेव रूफ तरह ऐसे कनकेव ऐसे इस तरह से जो है ये इस तरह से बने होते हैं। उसमें क्या है, उसमें आपको पता है जो ऑयल जो होता है ना वो दो तरह की रॉक्स में से निकालते हैं उसे। जैसे रिजर्वायर रॉक्स होती हैं, कैप रॉक्स होती हैं। जैसे ऊपर कैप रॉक्स हैं, नीचे रिजर्वायर, ठीक है।
ये 2 तरह की रॉक होती हैं, उसके बीच में से जो है वो ऑयल निकाला जाता है, ठीक है, रिजर्वायर और कैप्स लॉक, ठीक है, ठीक है, विद कनकेन रूफ कॉज्ड बाय द लोकल डिफॉर्मेशन ऑफ रिजर्वायर रॉक एंड इनपरमिएबल कैप्स रॉक, ओके। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रैप जो है वो इंक्लाइनल स्ट्रक्चर है, ओके। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक की कौन सी एग्जाम्पल है? तो स्टूडेंट मार्बल, सैंडस्टोन, गैब्रो, गाइमस्टोन। तो इसमें जो है वो है गैब्रो, गैब्रो जो है वो इस इग्नियस रॉक की एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा भी मैं आपको और एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये क्वेश्चन आया, हो सकता है कि गैब्रो की जगह आपको कोई और एग्जाम्पल दे दी जाए एग्जाम में, तो आपको उसको भी करना आना चाहिए। ये नहीं है कि जो मैंने एमसीक्यूज आज लेके आई हूँ तो मैं और टीचर्स की तरह आपको रटवा दूंगी, तो मैं आपको रटवाने नहीं वाली हूँ, मैं आपको उस कंसेप्ट भी साथ साथ में क्लियर करवाने वाली हूँ। और साथ में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछ लिया जाए तो उसका आप आंसर कैसे दोगे। यहाँ जैसे यहाँ पे तो गैब्रो दिया हुआ है एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपको किसी और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी और एग्जाम्पल कौन सी है। तो स्टूडेंट इसमें जो डायबिस है, डायबिस जो है वो भी एक इसकी एग्जाम्पल है, ओके। उसके बाद ड्यूराइट, ड्यूराइट भी इसकी एग्जाम्पल है, ओके। गैब्रो तो है ही इसकी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी इग्नियस रॉक की एक वो है। उसके बाद पैगमेटाइट, पैगमेटाइट भी इसकी इग्नियस रॉक की एक एग्जाम्पल है। उसके बाद स्टूडेंट कौन सी है? पेरिडोटाइट, पेरिडो, ये पेन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है पर फिर भी अब थोड़ा, पेरिडोटाइट, ठीक है। ये कुछ इसकी एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको बताई कि हो सकता है आपको एग्जाम में इन एग्जाम्पल के बेस पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हम करने वाले हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हमसे पूछा गया है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, किसने हमें बताया कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के इर्द गिर्द। तो ये हमें बताया था स्टूडेंट किसने? ये हमें बताया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस, इनका पूरा नाम था निकोलस, निकोलस कोपरनिकस, ओके। इनको कहते हैं निकोलस कोपरनिकस, ओके। तो इन्होंने ये बताया था हमें, रेडिकल थ्योरी ऑफ यूनिवर्स में इन्होंने बताया था कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के इर्द गिर्द, ओके। उसके बाद यहाँ पे और भी स्टूडेंट यहाँ पे जो साइंटिस्ट के नाम दिए गए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने फिजिक्स में देखा होगा कि आपको वहाँ पे चैप्टर्स दिए हुए हैं, आपको पढ़ने के लिए टॉपिक्स दिए गए हैं, वहाँ पे आपको मैकेनिक्स दिए हुए हैं, आपको वहाँ पे फोर्स दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी दिया है, एनर्जी दिया है। वो सब जो है ना वो आपके इस क्वेश्चंस में यहाँ से जो ये साइंटिस्ट हैं वो उस आपके टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपकी फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपके जनरल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम बात करेंगे इसैक न्यूटन की, न्यूटन के बारे में बात करेंगे हम फर्स्ट। इसैक न्यूटन किस लिए पॉपुलर हैं आपको पता है? उन्होंने इन्वेंटेड किया था किसको? कैलकुलस को, ओके। कैलकुलस को उन्होंने इन्वेंट किया था, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद उन्होंने उनकी थ्योरी जो थी ना, तीन चीज़ों के लिए जो उन्होंने डिस्कवर की थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की थी। एक था कैलकुलस, उन्होंने इन्वेंट किया था। सेकंड, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन उन्होंने दिया था, इसैक न्यूटन ने दिया था थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। नेचर ऑफ वाइट लाइट, नेचर ऑफ वाइट लाइट भी इसैक न्यूटन ने दिया था, ओके। उसके बाद आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आ गया, जितने 3 आपको लॉ जो हैं वो इसैक न्यूटन ने दिए थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको लर्न करनी है, क्योंकि किसकी बार आपको क्वेश्चन आ सकता है कि थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसैक न्यूटन ने दिया था। आपको ये पूछ सकते हैं नेचर ऑफ वाइट लाइट किसने वाइट लाइट किसने बताया, तो ये इसैक न्यूटन ने बताया, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे डाल्टन के बारे में। डाल्टन को आप लोग जानते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने बताया था कि जो एक मैटर है ना वो किससे कंप्राइज्ड है, वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से जो है बना हुआ है, तो उस स्मॉल पार्टिकल को हम एटम्स कहते हैं। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन दिया था, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। ये
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया हुआ है, किस साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है, तो ये डाल्टन द्वारा दिया गया है। ओके, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी डाल्टन ने ही दिया हुआ है। ओके, इनको तो आप याद करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको पता है डाल्टन ने दिया हुआ है। लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आप कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्योंकि वहाँ तो साइंटिस्ट का नाम ही नहीं है ना, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है वो हमें डाल्टन ने दिया है। उसके बाद आइंस्टाइन, आइंस्टाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी इक्वेशन के लिए इतने ज़्यादा मशहूर है, ठीक है ना। कभी भी कोई हम मैथमेटिक्स का मतलब ज़्यादा अच्छे से कोई कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, घर पे भी बोलते हैं यार तू ज़्यादा आइंस्टाइन मत बन, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और उनकी आपको याद रखनी है E=mc², ये इनकी इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने दी थी, E=mc², जिनमें उन्होंने बताया था कि जो मास और एनर्जी है वो सेम ही है, दे आर बोथ आर द सेम थिंग्स बट इन डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में। ओके, और साथ में आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, किसके लिए, इनको ज़्यादातर किस डिस्कवरी के लिए जो है बहुत ही फेमस हुए थे, तो वो ये स्टूडेंट फेमस हुए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आइंस्टाइन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बहुत फेमस हुए थे, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये बहुत ही पॉपुलर हुए थे, और इनके लिए इनको क्या मिला था, इनको मिला था स्टूडेंट, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, और अगर अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपके कितने एमसीक्यूज निकल गए। तो इसी तरह मैं आपको कह रही हूँ कि ये 20 एमसीक्यूज नहीं हैं, ये 10-20 एमसीक्यूज आपको देखने में लग रहे हैं, लेकिन ये 20 एमसीक्यूज आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनने वाले हैं। ये नियर अबाउट आपके 40 प्लस एमसीक्यूज जो हैं वो बनने वाले हैं। तो जिस तरह से मैं आपको रोज़ 20 एमसीक्यूज देने वाली हूँ, इस तरह से आपके रोज़ के 50 भी एमसीक्यूज होंगे, तो एग्ज़ाम तक आपके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ऑन एवरेज एयर कंटेन्स परसेंटेज ऑफ वाटर, कितनी परसेंट ऑफ वाटर जो है एयर कंटेन करती है, तो 3% ऑफ वाटर। ओके, ये इजी क्वेश्चन था, ये मुझे लगता है सबको आना चाहिए था। टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, हाय बच्चों वाला क्वेश्चन डाल दिया मैम ने, तो ये तो सबको पता होगा, 8, ठीक है। व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ हेलिस कमेट, हेलिस कमेट की कितनी पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी मीन मतलब कितने साल के बाद वो विजिबल होता है अर्थ से, ठीक है। ये शॉर्ट पीरियड कमेट होता है, कॉमेट है जो विजिबल होता है अर्थ से एवरी 75 to 76 ईयर, ठीक है। लास्ट इसको 1986 में ये हुआ था, 1986 में। अब एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये 2061 में होगा, नियर अबाउट 75 to 76 ईयर्स के बाद, ठीक है। टाइड्स इन द सी आर प्राइमरी ड्यू टू द, टाइड्स जो होती हैं सी में वो किसकी वजह से होती हैं, तो ये तो सबको पता है कि वो मून की ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से होती हैं जो अर्थ के ऊपर पड़ता है। तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ। ओके, ये इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अर्थ के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिनरल जो अबंडेंट मिनरल जो पाया जाता है वो कौन सा है स्टूडेंट, वो है फैट्स पर, ये बहुत अबंडेंट में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर, नॉर्थ और साउथ इक्वेटर, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, ऐसे एंगुलर डिस्टेंस, इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, जो इस तरह की लाइन होती हैं कुछ एंगुलर डिस्टेंस पे होती हैं, है ना, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से नॉर्थ, तो इसको क्या, सॉरी ये मैं आपको नॉर्थ से साउथ बता रही हूँ भाई, प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ अर्थ इक्वेटर, अर्थ इक्वेटर्स के नॉर्थ और साउथ, इस तरह से, इस तरह से। ओके, इस तरह से जो होती है वो क्या है, वो स्टूडेंट है लैटीट्यूड, उसे हम क्या कहते हैं, लैटीट्यूड कहते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर, नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, बिकॉज आंसर तो मेरे पास है, लेकिन मतलब होता है ना कि खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, कुछ इस तरह से हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जब मैं आपको आंसर दूंगी स्टूडेंट, तो
मैं आपको अपने मतलब उस पे दे दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जब भी आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपको आंसर की साथ में मिलेगी, ठीक है। जब भी आप इस जो एमसीक्यूज़ का पीडीएफ लोगे अरमान ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से, तो आप देख लेना, आपको वहाँ पे जो भी आंसर दिया होगा वो एक बार इसको मार्क कर लेना, ठीक है आप। तो क्योंकि इसका कुछ ना कहीं मुझे आंसर इसका लॉन्गिट्यूड लग रहा है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है मुझे इसमें से, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है ना कभी कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में हम देख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट जोग्राफिकल एरा, जियोलॉजिकल एरिया, तो न्यूएस्ट जो है वो है ट्रैसिक, ओके। ट्रैसिक जो है वो अभी न्यूएस्ट जियोलॉजिकल एरा है। इस तरह से ये एमसीक्यूज जो है मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश की है। इस तरह से मैं रोज़ आपके लिए लेके आऊँगी एमसीक्यूज की वीडियो लेक्चर, ताकि आपके जो थोड़े कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएं, और साथ में जो हम अगर रोज़ की 20 एमसीक्यूज़ भी कर रहे हैं तो 20 एमसीक्यूज़ से भी हमारे जो है आपको पता है 40 प्लस जो एमसीक्यूज़ हमारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको और भी जो साथ साथ में जो एडिशनल जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा रहा तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वीडियोस लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू सो मच।